सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तंत्रिका तंत्र। देखिए, हमारे शरीर में विभिन्न तंत्रिकाओं और मस्तिष्क तथा हमारे शरीर में विभिन्न सारी तंत्रिकाओं का जो जाल है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये सब आपस में संयोजित होकर और एक जालीनुमा संरचना का निर्माण पूरी बॉडी में करते हैं। उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मुख्य कार्य तंत्रिका तंत्र का होता है संवेदनाओं या सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। एक नंबर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए, तो तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई शरीर की कहलाती है। अब देखिए, तंत्रिका कोशिका का मैं पहले आपके सामने चित्र से वर्णन कर रहा हूं कि जो तंत्रिका कोशिका है वो लंबी सी रचना होती है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और कई सारी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़कर और पूरी बॉडी में जालीनुमा संरचनाओं का निर्माण करती है। शरीर की संरचनात्मक मतलब जो बनावट है उसकी और क्रियात्मक ये इकाई है। अब इसकी संरचना हम समझना चाह रहे हैं तो इस तरह से प्रमुख रूप से इसे 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर रहे हैं। ये इस पर इस तरह से प्रवर्ध नुमा जो संरचनाएं निकली होती है, इन प्रवर्ध या अंगुलीकार उभारों की रूपी संरचना को हम द्रुमिका या द्रुमाश्म कहते हैं। चित्र में देखते रहे आप, ऐसे प्रवर्ध निकले होते हैं, ये संरचनाएं निकली होती है। इन प्रवर्ध नुमा संरचनाओं को द्रुमिका या द्रुमाश्म कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका का पहला भाग है, द्रुमिका या द्रुमाश्म, जो सारे में प्रत्येक कोशिका पे फैले होते हैं और इनका जो कार्य है वो सूचनाओं को, संवेदनाओं को एकत्रित करना है। जैसे कोई चीज का चुभना या सर्दी, गर्मी, इनका आभास करवाना, वो इसी की मदद से होता है। यहाँ से ये संकेतों को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके कोशिका के मध्य भाग में भेजते हैं। तो आपको पहला भाग याद रखना है, द्रुमिका या द्रुमाश्म। द्रुमिका या द्रुमाश्म इसे कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका का प्रारंभिक भाग और प्रवर्धनुमा संरचनाएं हैं। काम क्या है? सूचनाओं को कलेक्ट करना। दूसरा भाग होता है ये वाला, ये होता है कोशिका काय। कोशिका काय, इस गोलाकार भाग को हम कहते हैं कोशिका काय। कोशिका काय सामान्य रूप से एक साधारण सी जो कोशिका होती है उसके समान इसकी भी संरचना होती है। उसी प्रकार ये लगभग गोलाकार संरचना होती है, जैसे एक साधारण सी कोशिका होती है ना, वैसे। और इसमें कोशिकांग, जो कोशिका में अंगक पाए जाते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, वो इसमें भी पाए जाते हैं। बस याद ये रखना है कि इसमें रिक्तिका का अभाव होता है। जो खाली स्थान पाया जाता है, रिक्तिका, वो इसमें नहीं पाई जाती है। और इसमें भी बीचों बीच केंद्रक पाया जाता है। ये इसका केंद्रक है जो बीचों बीच लगभग पाया जाता है। ये केंद्रक है जो बीचों बीच इसमें पाया जा रहा है। तो ये भाग है, ये केंद्रक है, बीचों बीच होता है, सामान्य रूप से गोलाकार होता है। बस याद आपको ये रखना है कि अन्य कोशिकांग तो पाए जाते हैं परंतु रिक्तिका इसमें नहीं होती है। मतलब खाली स्थान जो होता है ना कोशिका में, वो एक फूली हुई गुब्बारे के समान संरचना, वो इसमें नहीं होती है। ये इसका दूसरा भाग है जिसे हमने नाम दिया है कोशिका काय। कार्य क्या है इसका कि जब ये सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं, संवेदनाओं को कलेक्ट करते हैं, उनको यहाँ से एकत्रित करके और इस भाग पर भेजते हैं। वो सूचनाएं यहाँ पे कलेक्ट की जाती हैं और उन्हें तीव्रता से पीछे प्रसारित कर दी जाती है। ये देखिए, नंबर 3rd भाग, इसका नाम होता है तंत्रिकाक्ष।
तंत्रिकाक्ष। कोशिका का तीसरा भाग है, पहला द्रुमिका, दूसरा कोशिका काय और तीसरा तंत्रिकाक्ष। ये पूंछनुमा संरचना होती है किसी भी तंत्रिका कोशिका की, और ये कोशिका काय से प्रारंभ होके और इसके अंतिम भाग पर इस तरह से प्रवर्ध नुमा संरचनाएं फैली होगी। ठीक है भाई, ये जो प्रवर्ध होते हैं इस पर, इनका नाम होता है एक्सान। एक्सान। ये प्रवर्ध क्या करते हैं कि जो दूसरी तंत्रिका कोशिका, क्योंकि बहुत सारी मैंने कहा है कि जैसे पेड़ से लेके ऊपर तक आती हैं ये, तो कई सारी आपस में जुड़ी होती हैं, और इनका जैसे इसका तंत्रिकाक्ष एक का एक्सान और दूसरा द्रुमिका यहाँ पे ज्वाइंट हो जाते हैं, है ना। फिर बहुत सारी फैली होती है, किसी का ये भाग ज्वाइंट होता है, किसी का ये भाग दूसरी से, तो सारे में पूरी बॉडी पर जाल के रूप में ये तंत्रिका कोशिकाएं फैली होती हैं। तो तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, तंत्रिकाक्ष लंबी पूंछनुमा संरचना होती है, अंतिम भाग पर प्रवर्ध या अंगुली के समान उभार रूपी संरचनाएं होती है, इन्हें एक्सान कहते हैं। ये एक्सान दूसरी तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका से ज्वाइंट होते हैं, जो ज्वाइंट वाला स्थान है इस तरह से, जैसे ये एक तंत्रिका कोशिका का द्रुमिका और ये दूसरी का प्रारंभिक भाग, एक का एक्सान और एक की द्रुमिका, ऐसे ज्वाइंट हो जाते हैं। जो प्रारंभिक और अंतिम भाग जुड़ता है उनके बीच में जो संधि मतलब ज्वाइंट वाला स्थान होता है, उस ज्वाइंट वाले स्थान को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स। सिनेप्स हिंदी में से बोलते हैं अंतर्ग्रथन। तो अंग्रेजी वर्ड अच्छा वर्ड है, सिनेप्स आप याद रखें, बोर्ड में क्वेश्चन किया जा चुका है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के संधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं की ज्वाइंट को या संधि स्थल को सिनेप्स कहते हैं, ज्वाइंट वाला स्थान। अब देखो, जब संकेत या सूचनाएं यहां से कोशिका काय तक आती है और यहां से यहां तक फिर अगली के द्रुमिका में प्रसारित होती है, तो संकेतों की तीव्रता को बनाए रखने के लिए इस सिनेप्स वाले स्थान पर एसिटल कोलिन ये केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है, वो इस संधि वाले स्थान पर छोड़ा जाता है। जैसे कोई सूचना कलेक्ट की जाती है, उसे आगे मस्तिष्क की ओर प्रवाहित किया जाता है, तो वहां पर एसिटल कोलिन नामक जो एक रासायनिक पदार्थ है वो छोड़ा जाता है। ये एसिटल कोलिन उन संकेतों को तीव्रता से आगे से पीछे की ओर प्रसारित करने में मदद करता है। तो प्रश्न बन जाता है कि संकेतों की तीव्रता को बनाए रखने के लिए क्या होता है? तो संकेतों की तीव्रता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर एसिटल कोलिन पदार्थ छोड़ा जाता है। तो इस जॉइंट वाले स्थान को सिनेप्स कहते हैं, हिंदी में अंतर्ग्रथन कहते हैं, और एसिटल कोलिन नाम का रासायनिक पदार्थ यहाँ छोड़ा जाता है। ये पदार्थ संकेतों को तीव्रता से प्रसारित करता है, मतलब एक कोशिका से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में प्रसारित करने में मदद करता है। तो ये एक तंत्रिका कोशिका की संरचना का चित्र है। नामांकित चित्र आपके सामने है। ये द्रुमिका प्रारंभिक भाग है नंबर 1, ये कोशिका का है नंबर 2 भाग है, ये तंत्रिकाक्ष 3 इसका भाग है, ये इसमें केंद्रक उपस्थित है, सिनेप्स ज्वाइंट वाला स्थान है, ये एक्सान इनको कहा जाता है। तो इस बारे में आपको तंत्रिका कोशिका का चित्र बना के और इसका वर्णन करना होता है। कार्य अलग से पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य? संकेतों को तीव्रता के साथ प्रसारित करना, ये इसका काम है। अब हम पढ़ेंगे मस्तिष्क, या हम कहें कि हमारे शरीर का कंट्रोलर और कोऑर्डिनेटर, नियंत्रक और समन्वयक का कार्य मस्तिष्क करता है। हमारा पूरा कंट्रोल बॉडी का, चलना फिरना, देखना, खेलना, कूदना, हंसना, पढ़ना, लिखना, सारा जो कंट्रोल है वो सारा कंट्रोल मस्तिष्क से होता है। तो मानव मस्तिष्क संरचना अब इसकी हम पढ़ेंगे कि हमारा जो मस्तिष्क है शरीर का कंट्रोलर और कोऑर्डिनेटर होता है, नियंत्रक और समन्वयक होता है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे अत्यंत मजबूत जो खोपड़ी है या कपाल जिसे हम कहते हैं, उन हड्डियों से बने ढांचे में इसे रखा जाता है। तो मस्तिष्क अत्यंत कोमल है, पूर्ण रूप से मांसल संरचना है, मतलब कोई इसमें हड्डी नहीं है, तो इसलिए इसे सुरक्षा की दृष्टि से
हमने मस्तिष्क को खोपड़ी में रखा है। खोपड़ी हड्डियों से बना एक मजबूत ढांचा होता है। अब देखिए मस्तिष्क पर इस तरह से इसकी संरचना है। ये बाहर एक परत नुमा संरचना होती है। 3 स्तर होते हैं मस्तिष्क पर, इस तरह की लेयर या परतें 3 होती, ड्यूरामेटर, पाइआमेटर और एरिक्नोइड। इन परतों के बीच एक द्रव पदार्थ भरा होता है जो इसको मजबूती से बांधे रखने में मदद करता है, और वो द्रव इसकी बाह्य आघातों से भी सुरक्षा करता है। मतलब जो जैसे कोई एक्सीडेंट में चोट वगैरह हो तो उससे भी बचाने में वो मदद करता है। तो इन परतों में वो द्रव भरा होता है और उस द्रव की सहायता से इसे अच्छे से बंधे होता है और बाहरी आघात चोट से सुरक्षा करता है। आगे देखो कि मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए हम सामान्य रूप से इसे मस्तिष्क को 3 भागों में बांट देते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तीन भागों में हमने इसे बांट के अध्ययन करना है। अग्र मस्तिष्क जो होता है, सबसे पहले आप जो वर्णन लिखेंगे उसमें ये लिखेंगे कि मस्तिष्क को संरचना की दृष्टि से 3 भागों में बांट देते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो अग्र मस्तिष्क देखिए सबसे बड़ा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 80 से 85% भाग कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। पूरे मस्तिष्क का 80 से 85% भाग ये होता है अग्र मस्तिष्क, और इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये जो आपको ऊपर उभार रूपी दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा प्रमस्तिष्क है भाई, जिस पर मैं इस तरह से ये प्रवर्त या सलवटे बना रहा हूं, ये कौन सा भाग है? प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का, और प्रमस्तिष्क पर अत्यधिक संवलय, एक ये उभार रूपी संरचना है, अर्ध गोलाकार जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे उभरे हुए, तो ऐसी संवलय नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। मनुष्य में ये संवलय सर्वाधिक होते हैं। ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है ना, ये संवलय कहलाते हैं, और मनुष्य के प्रमस्तिष्क में सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए मनुष्य अन्य जीवों की तुलना में बुद्धिमान होता है। वरना मस्तिष्क तो हमसे बड़े बड़े भी जीव हैं जिनमें बड़ा मस्तिष्क होता है, जैसे हाथी है, और भी कई जीव हैं जिनका मस्तिष्क हमसे बड़ा होता है, परंतु वो हमारी बराबर बुद्धिमान नहीं होते हैं। उसका कारण है कि हमारे प्रमस्तिष्क में अन्य जीवों की तुलना में ज्यादा संवलय पाए जाते हैं। इस तरह की संरचनाएं ज्यादा पाई जाती है। अब इन संरचनाओं के ज्यादा पाने से क्या लाभ है कि इनमें अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग भाग होते हैं। जैसे कोई भाग बोलने को, कोई भाग देखना, कोई भाग चलना, कोई भाग याद रखना, स्मरण, चिंतन, मनन, सारे भाग होते हैं, और अलग अलग कार्य को अलग अलग भाग से कंट्रोल किया जाता है। तो प्रमस्तिष्क पर ये सारी संरचनाएं होती हैं, अत्यधिक संवलय होते हैं, अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग भाग यहाँ पर होते हैं। यदि किसी कारण से कोई भाग डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो व्यक्ति की संबंधित क्रिया प्रभावित हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं कि कोई दुर्घटना हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ और व्यक्ति के यहाँ पर चोट लगी, बोलने वाले भाग पर, तो मस्तिष्क में चोट लगी है, परंतु अब वो बोल नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि उसका जो मस्तिष्क में जिस भाग पर चोट लगी है वो बोलने वाला था और वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो जब तक सही नहीं होता है तब तक वो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाता है। इसी प्रकार आपने कई केस में देखा होगा कि कोई जब दुर्घटना, एक्सीडेंट होती है, सिर में चोट लगती है, व्यक्ति चल नहीं पाता है, तो चलने वाला भाग डैमेज हो जाता है। लगी सिर में है चोट और वो चल नहीं पाता है, जबकि पैर सही है, पैर में कोई डैमेज नहीं है, कोई हड्डी में फ्रैक्चर नहीं है, फिर भी नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल सारी क्रियाएं हमारे मस्तिष्क से होती है। तो प्रमस्तिष्क पर ये सारे भाग होते हैं और अलग अलग क्रियाओं को अलग अलग कंट्रोल किया जाता है।
आगे देखो कि प्रमस्तिष्क पूरे कवर करे रहता है, ऊपर ऊपर, भाई ऐसे होता है ना, तो ऊपर ऊपर फूल आगे से बॉल है, उस तरह से पूरा प्रमस्तिष्क कवर्ड करे रहता है। तो प्रमस्तिष्क दो समवलयों में, दो अर्धगोलार्ध, जैसे एक भाग और एक भाग स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक गोला ये दूसरा गोला, ऐसे दो भागों में ये बटा हुआ हमें स्पष्ट रूप से नजर आ जाता है। इन गोलार्धों के बीच में एक पट्टी नुमा संरचना पाई जाती है, कार्पस कैलोसम उसे कहा जाता है। ठीक है, उससे ये दोनों गोलार्ध अलग होते हैं। अब देखो, प्रमस्तिष्क पूरी तरह से ये थैलेमस वाला भाग है जिसे कवर करे रहता है, थैलेमस अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। प्रमस्तिष्क ये वाला भाग, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, और ये होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, तीन भागों से मिलकर बना होता है अग्र मस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क के बारे में मैंने पूरा बता दिया है। अब थैलेमस है, तो थैलेमस वाले भाग को प्रमस्तिष्क चारों ओर से ढके रहता है, ये अंदर की तरफ का भाग है, एक तरह से चित्र में दिखना ही नहीं चाहिए हमें, ये तो हमने जबरदस्ती बना दिया है, तो पूरा कवर्ड होता है। ठीक है, तो ये थैलेमस है, और थैलेमस जो है हमारी संवेदी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, मतलब सूचनाओं को जैसे कलेक्ट करना, जो सूचनाएं आती हैं उनके प्रति क्या प्रति रिएक्शन करना है, क्या काम करना है, वो भाग यहाँ से कंट्रोल होता है। और ये इसके पीछे वाला भाग है हाइपोथैलेमस, इसका इंपॉर्टेंट कार्य है किसी भी व्यक्ति में भूख, प्यास, निद्रा, थकान आदि का और शरीर का ताप, इन सब का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हालांकि हाफ ईयरली में पूछा गया है कि हाइपोथैलेमस के कार्य बताइए। तो अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, पिछला भाग है हाइपोथैलेमस, और भूख, प्यास, निद्रा, थकान, इन सभी क्रियाओं का वो कंट्रोल करता है। यदि व्यक्ति को ठीक प्रकार से निद्रा नहीं आ रही है, अधिक थका शरीर रहता है, तो ये भाग उसमें प्रभावित हो जाता है। तो ये तीन भाग से मिलकर हमारा अग्र मस्तिष्क बनता है। इसके बाद देखो मध्य मस्तिष्क वाला भाग, ये भी पूरी तरह से अंदर की तरफ दबा हुआ है, और ये अनुमस्तिष्क होता है। पीछे जो मैंने एक फूल समान संरचना दिख रही है अनुमस्तिष्क, ये पश्चिम मस्तिष्क में आता है भाई। तो अनुमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस के बीच में अंदर की तरफ वाला एक स्थान है, उस स्थान को हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क। ठीक है, हाइपोथैलेमस और अनुमस्तिष्क के बीच वाले स्थान को मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क चार पिंडों से बनी संरचना होती है, उसमें चार स्पष्ट रूप से पिंड समान संरचनाएं हैं। ये ऊपर ऊपर का चित्र है, अंदर होता है वो भाई, जैसे मस्तिष्क ऐसे होता है बॉल की तरह, ये ऐसे गोलाकार, तो ये अंदर वाले भाग की बात कर रहे हैं, वो मध्य मस्तिष्क है, इसलिए चित्र में स्पष्ट नहीं दिख रहा है। आपको याद रखना है बस, क्या हाइपोथैलेमस और अनुमस्तिष्क के बीच वाला भाग है, और चार स्पष्ट पिंडों से बना होता है। इन चारों पिंडों को हम जो है, इन चार पिंडों को दो अलग होते हैं इनमें, मतलब दो स्पष्ट होते हैं और दो अलग नीचे की तरफ होते हैं। इन चार पिंडों में से ऊपर के दो पिंडों का काम देखने से संबंधित, और नीचे के दो पिंडों का काम सुनने से संबंधित होता है। ठीक है, तो जो मध्य मस्तिष्क है उसमें उसकी बात कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस और अनुमस्तिष्क के बीच वाला भाग है, चार स्पष्ट पिंडों में बटा होता है, और इन पिंडों का नाम है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। क्या नाम है पिंडों का? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। इन पिंडों में से दो पिंड जो ऊपर की तरफ स्थित है, जनरली देखने से संबंधित क्रियाओं का, और दो पिंड सुनने से संबंधित क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो ये मध्य मस्तिष्क हुआ। इसके बाद देखें आप, ये पश्चिम मस्तिष्क, ये पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में अधर सतह पर, मतलब नीचे की तरफ एक मटर के दाने की तरह लटकी होती है। अब रहा पश्चिम मस्तिष्क, तो पश्चिम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, और ये वाला भाग कहलाता है पाश, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसी भाग को नाम देते हैं मध्यांश।
इनसे मिलके बना होता है। तो पश्य जो मस्तिष्क है हमारा, वो मूल रूप से ये भाग पश्य मस्तिष्क में आ रहा है, यहाँ से ये ऐसे। तो पश्य मस्तिष्क में एक तो अनुमस्तिष्क, एक पाश और मध्यांश, 3 प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग तो मैंने बताया प्रमस्तिष्क होता है, जो सारे में फैला होता है, ऊपर ऊपर पूरा कवर्ड करे रहता है। दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है अनुमस्तिष्क, जो ये फूल की तरह आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है और ये ऐच्छिक क्रियाओं का संचालन करता है। हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं का संचालन ये करता है। दूसरा भाग जो पाश वाला भाग है, ये पाश वाले भाग की विशेषता है कि ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क तीनों को ज्वाइंट करने का, ये ऐसे ज्वाइंट करने का काम करता है, ये पीछे की तरफ। ठीक है। तो ये पाश का कार्य है। पश्चिम मस्तिष्क के पाश भाग का क्या कार्य है? मस्तिष्क के तीनों भागों को, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है। ये मध्यांश और इसी से निकला हुआ भाग है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। तो मध्यांश जो है वो हमारी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करता है, जैसे छींकना, खांसना, उल्टी आना, इन क्रियाओं का नियंत्रण मध्यांश वाले भाग से किया जाता है। ठीक है। और ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये रीढ़ की हड्डी में चली जाती है और जो मेरुरज्जु जिसे हम कह रहे हैं वहां पर, और ये मेरुरज्जु के साथ मिलकर, मेरुरज्जु आपको पता होना चाहिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। तो इस तरह से ये प्रतिरूप आपके सामने मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन का बना हुआ है, मानव मस्तिष्क का बना हुआ है और ये 3 भागों से मिलकर बना है। मैंने स्पष्ट कर दिया है, दोबारा से हल्का सा देख लें एक बार फिर। अग्र मस्तिष्क पूरा फैला हुआ जो 80 से 85% भाग है। मध्य मस्तिष्क अंदर की ओर दबा हुआ जो कि हाइपोथैलेमस और अनुमस्तिष्क के बीच वाला भाग है, और पश्चिम मस्तिष्क जिसमें अनुमस्तिष्क, पाश और मध्यांश वाले भाग आते हैं। अलग अलग मैंने आपको कार्य बता दिए हैं। सबसे मुख्य जो है वो अग्र मस्तिष्क अगर हम देखें तो होता है, क्योंकि सारा लगभग 80 से 85% वही है। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा है, जिसमें अलग अलग संवलय पाए जाते हैं, अलग अलग क्रियाओं का नियंत्रण अलग अलग होता है। कोई बार डैमेज हो जाता है तो वो क्रिया प्रभावित हो जाती है। थैलेमस ये बीच वाला भाग है, हाइपोथैलेमस इसके पीछे वाला भाग है। भूख, प्यास, निंद्रा आदि का कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है ना। ये अनुमस्तिष्क से जो फूल की तरह दिखाई दे रहा है, मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है और पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। ये ऐच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल करता है। पाश ये मस्तिष्क के सभी भागों को जोड़ने का काम करता है और मध्यांश अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण हमारे शरीर में करता है। तो इस तरह से ये मानव मस्तिष्क की संरचना का चित्र सहित वर्णन है। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।